नमस्कार। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा श्रीवास्तव। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार थमा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टार प्रचारक के रूप में किया प्रचार। कहा, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंची हैं सरकारी सुविधाएं। अब हर 10 वर्ष पर आधार को कराना होगा अपडेट। सरकार ने आधार नियमों में संशोधन करते हुए कहा, अपडेट करने के लिए पहचान और निवास प्रमाण पत्र पड़ेगा दिखाना। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने मामलों की सुनवाई के लिए नई व्यवस्था की घोषणा की। कहा, सुप्रीम कोर्ट में स्वतः सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होंगे मामले। और रेल यात्री अब 20 किलोमीटर की दूरी से मोबाइल पर कर सकेंगे अनारक्षित टिकट की बुकिंग। सीजन टिकट और मासिक पास भी कराए जा सकेंगे बुक। टिकट काउंटर पर लंबी लाइनों से मिलेगी राहत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टार प्रचारक के रूप में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार के कामों की चर्चा करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार से हर क्षेत्र में जरूरतमंद गरीबों, महिलाओं और पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार की तमाम योजनाएं समाज के अंतिम पंक्ति में मौजूद व्यक्ति तक पहुंचाई गई हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार थम गया है। कुछ हफ्तों में इस पहाड़ी राज्य में चुनावी पारा लगातार बढ़ता दिख रहा है। 68 सदस्यीय विधानसभा के लिए 12 नवंबर को शनिवार को वोट डाले जाएंगे और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता पूरे दमखम से प्रचार अभियान में जुटे रहे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तकरीबन महीने भर से चल रहे चुनाव प्रचार का शोर गुरुवार को थम गया। प्रदेश के 68 सदस्यीय विधानसभा के लिए 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित भाजपा के तमाम दिग्गज नेताओं ने आखिरी दिन भी धुआंधार रैलियां की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश की फतेहपुर, घुमारवी और झंडूता में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जनसभाएं की। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज 2 जनसभाओं के जरिए पार्टी के लिए वोट मांगे। अमित शाह ने 16 विधानसभा क्षेत्र और पानवटा साहिब में जनसभाओं के जरिए पार्टी के पक्ष में प्रचार किया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी ने भी हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को कई जनसभाओं को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने हिमाचल में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन धुआंधार रैलियां की। गुरुवार को उन्होंने बंजार, बाल, धनौटू और गगरेट में पार्टी के पक्ष में जन समर्थन जुटाए। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रामपुर के ज्वालड़ा, मंडी के सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के निहरी और फिर करसोग के बरल में जनसभा के जरिए पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी ने शिमला जिला के रोडू विधानसभा क्षेत्र के पुजारली में एक जनसभा कर पार्टी के लिए वोट मांगे। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी कांगड़ा जिले के विधानसभा दोहरा और फिर हमीरपुर जिला के नादौन में जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा भी हिमाचल प्रदेश में लगातार चुनाव प्रचार कर रही है। गुरुवार को उन्होंने सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के सतौन में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली के जरिए कांग्रेस के पक्ष में मतदाताओं से वोट मांगे। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने शाहपुर, बैजनाथ, कुल्लू और दरंग विधानसभा क्षेत्र में वोट मांगे। उल्लेखनीय है कि राज्य की सभी 68 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। हिमाचल में 55,92,828 मतदाता नई सरकार को चुनेंगे। अब की बार युवाओं के हाथों में नेताओं की किस्मत की चाबी रहेगी।
इस बार के चुनावों में 18-19 वर्ष की आयु के 1,93,106 युवा नई सरकार को चुनेंगे। हिमाचल में कुल मतदाताओं में 28,54,945 पुरुष जबकि 27,37,845 महिला और 38 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। वहीं 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 1,21,409 वरिष्ठ मतदाता है, जबकि 56,501 दिव्यांग मतदाता है। ये मतदाता अब की बार 412 प्रत्याशियों को चुनेंगे। इन प्रत्याशियों में 24 महिला जबकि 388 पुरुष उम्मीदवार हैं। प्रदेश में प्रत्याशियों की संख्या को देखें तो मंडी जिले के जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के सबसे अधिक 11 प्रत्याशी जबकि सबसे कम प्रत्याशियों की श्रेणी में जिला चंबा का चुराह विधानसभा क्षेत्र, लाहौल स्पीति और मंडी जिले का दंग्र विधानसभा क्षेत्र शामिल है, जहां मात्र 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रदेश की सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी ने 67 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। बहुजन समाज पार्टी के 53, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के 29, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 11, हिमाचल जन क्रांति पार्टी के 6, हिंदू समाज पार्टी और स्वाभिमान पार्टी के 3, हिमाचल जनता पार्टी, भारतीय वीर दल, सैनिक समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या 99। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार थम गया, जबकि गुजरात में चुनावी गहमागहमी तेज हो रही है। बुधवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने कुल 182 सीटों में से 160 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पहली सूची में पार्टी ने 38 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने के साथ ही सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने अपने योद्धाओं की बहुप्रतीक्षित सूची गुरुवार को जारी कर दी। गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए अपनी पहली सूची में 160 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को घाटलोडिया विधानसभा सीट से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया। भाजपा की पहली सूची में पार्टी ने अनुसूचित जाति के 13, अनुसूचित जनजाति के 24 और 14 महिलाओं को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही पार्टी ने गुजरात में 69 मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट दिए हैं, जबकि 38 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे गए हैं। आज कुल 182 विधानसभाओं में से 160 विधानसभाओं की घोषणा करी है। इन 160 विधानसभाओं में 13 शेड्यूल कास्ट, 24 शेड्यूल ट्राइब, 14 महिलाएं, सिटिंग 69। पार्टी ने युवाओं को, महिलाओं को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, समाज के आध्यात्मिक विषयों में सभी वर्गों के जुड़े हुए लोगों को इसमें पूरी तरीके से समायोजित किया गया है। बड़ी बात यह है कि क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी को जामनगर नॉर्थ से टिकट दिया गया है। वहीं हार्दिक पटेल विरमगाम सीट से पहली बार चुनाव लड़ेंगे। राजकोट पश्चिम से विजय रूपाणी चुनाव लड़ते थे, उनकी जगह डॉक्टर दर्शिता शाह को टिकट मिला है। मोरबी से मौजूदा विधायक का टिकट इस बार काट दिया गया है। हादसे के वक्त लोगों की जान बचाने वाले पूर्व विधायक कांति लाल भाई पर इस बार बीजेपी ने दांव लगाते हुए उन्हें यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा गांधीधाम से मालती बहन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा की 182 में से 160 नामों का ऐलान किया है। इनमें से 84 नाम पहले चरण के उम्मीदवारों के हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया सीट से पार्टी के प्रत्याशी होंगे। पहली सूची में पार्टी ने 38 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं। पार्टी की पहली सूची में मोरबी हादसे का भी असर दिखा। मोरबी से मौजूदा विधायक ब्रजेश मिर्जा का टिकट काटा गया है। कांग्रेस से भाजपा में आए हार्दिक पटेल को विरमगाम से टिकट मिला है। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा को जामनगर नॉर्थ से पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। पिछले विधानसभा में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 प्रत्याशियों को इस बार पार्टी ने अपने चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतारा है। भाजपा की पहली सूची में 14 महिलाओं के नाम शामिल है। 182 विधानसभा सीटों वाले गुजरात में 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होना है। नतीजे 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के साथ आएंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही
नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण में मध्य और उत्तरी गुजरात की 93 सीटों के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना हिमाचल प्रदेश के साथ 8 दिसंबर को कराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के दौरे पर दक्षिण भारत जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर होंगे। शनिवार को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री इन राज्यों को कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। शुक्रवार को दक्षिण के 2 राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक को विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे, तो तमिलनाडु में गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री सुबह विधान सौध बेंगलुरु में महर्षि वाल्मीकि और संत कवि श्री कनक दास की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वो बेंगलुरु के KSR यानी क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये देश की 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी और दक्षिण भारत में इस तरह की पहली ट्रेन होगी। इसमें देखिए जो फीचर्स हैं सब इंडिजिनस हैं। ये वाई फ्रेम बोगी है, इसमें एयर स्प्रिंग है और ये जो बड़ा सा डैम्पर आप देख रहे हैं ये इसको यॉ डैम्पर कहते हैं। ये जो वर्टिकल है ये वर्टिकल डैम्पर है, ये यॉ डैम्पर है। ये इस गाड़ी को एक तरह से आप कह सकते हैं क्षमता देता है हायर स्पीड्स पे चलाने की, क्योंकि अगर हंटिंग की प्रवृत्ति होती है तो ये उसको डैम्पन करता है। रेलवे कनेक्टिविटी जो चल रही है अभी बढ़ रही है, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक इंजन आ रहे हैं, सब जगह अभी रेलवे कनेक्टिविटी मिल रही है, उसके लिए मैं मोदी जी का बहुत बहुत आभार हूँ। प्रधानमंत्री भारत गौरव काशी यात्रा ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। भारत गौरव योजना के तहत इस ट्रेन को चलाने वाला कर्नाटक पहला राज्य है जिसमें कर्नाटक सरकार और रेल मंत्रालय मिलकर कर्नाटक से तीर्थयात्रियों को काशी भेजने के लिए काम कर रहे हैं। तीर्थयात्रियों को काशी, अयोध्या और प्रयागराज जाने के लिए आरामदायक प्रवास और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे, जिससे लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यह टर्मिनल इस हवाई अड्डे की यात्री क्षमता को लगभग 2.5 करोड़ की मौजूदा क्षमता से दोगुना करके 5 से 6 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष कर देगा। टर्मिनल 2 को बेंगलुरु की गार्डन सिटी के प्रति एक ट्रिब्यूट के तौर पर डिजाइन किया गया है और इसके यात्री अनुभव को बगीचे में टहलने जैसा बनाने का उद्देश्य है। यहाँ 10,000 से अधिक वर्ग मीटर की हरी दीवारों, हैंगिंग गार्डन और बाहरी उद्यानों में से गुजरेंगे। टर्मिनल 2 दुनिया का ऐसा बड़ा टर्मिनल होगा जिसका परिचालन शुरू होने से पहले ही उसे US GBC यानी ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा पूर्व प्रमाणित प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त हो गई है। नवरस की थीम टर्मिनल 2 के लिए कमीशन की गई सारी कलाकृतियों को साथ लाती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाले राम V सुतार द्वारा संकल्पित और गढ़ी गई इस प्रतिमा को बनाने में 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील का उपयोग किया गया है। PM बेंगलुरु में एक सार्वजनिक समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री जब भी कर्नाटक को आते हैं तो हम सबको इंस्पायर करते हैं और उनका एजेंडा है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, लोगों को सुविधा हो जाए, बिजनेस को बढ़ावा मिले, इकोनॉमी ग्रो होए, इकोनॉमी से एम्प्लॉयमेंट मिले, यही उनका जो सबसे बड़ा। इसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तमिलनाडु, जहां वो डिंडीगुल के पास गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। दीक्षांत समारोह में 2018-19 और 2019-20 बैच के 2300 से अधिक छात्र डिग्री प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर संस्थान के छात्र उत्साह से लबरेज है। I am very proud to welcome our Honorable Prime Minister Narendra Modi as a Shanti Sainik. So we are welcoming our Prime Minister. So we are very proud and glad. भारत में साबरमती आश्रम और चंपारण गांधी जी की कर्म भूमि के रूप में विख्यात है। उसी तरह तमिलनाडु के डिंडीगुल के पास गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान परिसर में स्थित गांधी संग्रहालय अपने में इतिहास लिए समेटे है। इस पुस्तकालय में अश्वेतों के गांधी कहे जाने वाले मार्टिन लूथर किंग भी गांधी जी के बारे में अध्ययन करने आए थे। शनिवार को प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री शनिवार को ही तेलंगाना के रामागुंडम में RFCL संयंत्र का दौरा करेंगे और रामागुंडम में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
आधार संख्या को अब हर 10 वर्ष में कम से कम एक बार अपडेट कराना जरूरी होगा और इसके लिए पहचान तथा निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा। सरकार ने आधार नियमों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के तहत अब प्रत्येक 10 वर्ष पर आधार धारकों को अपने आधार कार्ड का नवीनीकरण कराना होगा और इसके लिए सभी संबंधित दस्तावेज देने होंगे। अब तक 135 लोगों के आधार कार्ड देश में बन चुके हैं। आधार से जुड़ी जानकारियों को माई आधार पोर्टल और माई आधार ऐप के जरिए भी ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है। इसके अलावा संबंधित व्यक्ति अपने आसपास के किसी आधार नामांकन केंद्र पर जाकर सूचना अपडेट करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब नए मामले अपने आप ही सूचीबद्ध हो सकेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने नए मामलों के न्यायालय की पीठों के समक्ष सुनवाई के लिए अपने आप ही सूचीबद्ध होने के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को निर्देश दिए हैं। शाहजहांपुर में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने रोजा चीनी मिल में चैन में गन्ना डालकर पेराई सत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि इस बार 60 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा किसान की जेब में जाए जिससे वो संपन्न बने। चीनी मिल प्रबंधक मुनीश पाल ने बताया कि पिछले वर्ष भी हमारी अच्छी रिकवरी रही और इस बार भी अच्छी रिकवरी देने का प्रयास करेंगे। किसानों को सुविधाओं के साथ उनको सुरक्षा देना भी हमारा कर्तव्य है। फेडरेशन की, कोऑपरेटिव की और सरकारी कुछ केंद्र शासित सभी लगभग 120 चीनी मिलों का यही महीना है शुरू होने का। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने GM साहब को कि जिन्होंने बहुत जल्दी इस फैक्ट्री की शुरुआत करवा दी और अब जब पेराई का सत्र से शुरू हो गया, हम समझते हैं कि संपूर्ण क्षेत्रवासियों को इसका इंतजार रहता है कि जितनी जल्दी फैक्ट्री शुरू हो उनका गन्ना पड़े, फिर गेहूं बोया जाए। बहुत खुशी होती है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए आज चीनी का भाव 42 रुपए हो गया और आगे जो है 60 लाख टन चीनी हमने एक्सपोर्ट करने का वो किया है। जैसे एक्सपोर्ट की बात आई वैसे 5 रुपए बढ़ गए। तो कुल मिलाकर हमारा सरकार जो है ये कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा किसानों की जेब में जाए, यही उद्देश्य है इसका। विगत वर्ष में भी हम भुगतान समय पर करते रहे और आगामी सत्र में भी हम लोगों का यही है कि किसानों को जो भरपूर सुविधा है, पेमेंट हम टाइम पे करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे शेड वगैरह, उनके पीने की जल वगैरह, चाय वगैरह, रुकने और सब व्यवस्थाएं की हुई है। लास्ट ईयर हमारी 68 लाख टन के करीब हुई थी। इस बार का हम लोगों का टारगेट 76 लाख टन का है। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे और फास्ट रिटर्न से बच के और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। काशी के ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के संरक्षण और सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए गए अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाने की मांग पर हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के संरक्षण के आदेश को जारी रखने की मांग पर आज दोपहर 3 बजे सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कल कहा कि इस मामले को लेकर नई पीठ बनानी होगी और ये शुक्रवार को सुनवाई करेगी।
रेलवे बोर्ड ने रोजाना ट्रेन से सफर करने वाले रेल यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर की दूरी से मोबाइल पर अनारक्षित टिकट की बुकिंग कराने की सुविधा शुरू कर दी है। अभी स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी से अनारक्षित टिकट बुकिंग सिस्टम यानी यूटीएस मोबाइल ऐप पर टिकट बुक करने की सुविधा मिली हुई थी। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में सभी जोनल रेलवे को निर्देश जारी कर दिए हैं। इस सुविधा से सीजन टिकट और मासिक पास भी बुक हो सकते हैं और यात्रियों को टिकट खरीदने के लिए काउंटर पर लंबी लाइनों में लगने से राहत मिलेगी। प्रदेश में डेंगू के बढ़ते प्रभाव से आम जन को सुरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीर पहल शुरू कर दी है, जिसे मूर्त रूप देने के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह अयोध्या पहुंचे। सर्किट हाउस के सभागार में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य और पंचायत राज विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ बैठक की। बैठक में डेंगू से निपटने के लिए मंथन किया और मंत्री ने संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को समुचित निर्देश भी दिए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने जनता से अपील की कि डेंगू को लेकर पैनिक ना हो। आम वायरल बुखार में भी प्लेटलेट्स घटता है। उन्होंने कहा कि डेंगू को लेकर स्थिति लगभग नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि नगर ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी एंटी लार्वा का छिड़काव करने का निर्देश जारी किया गया है, जो कि अगले 20 से 25 दिन तक लगातार जारी रहेगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से अयोध्या की सभी जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि किसी भी तरह का पैनिक ना लें। ये भी देखने में आ रहा है कि जो आम वायरल बुखार है उसमें भी प्लेटलेट घटती है, तो किसी भी तरीके का पैनिक ना लें। स्थिति लगभग पूरी तरीके से नियंत्रण है। जो छिड़काव है लार्वा, एंटी लार्वा छिड़काव, उसकी भी व्यवस्था हम लोग पूरा, नगर निगम के लोग भी थे, अधिकारी भी थे, उनके साथ भी पंचायत राज विभाग के भी अधिकारी थे, उनके साथ भी बैठ कि पूरे शहर में और ग्रामीण इलाकों में भी इसका एंटी लार्वा का छिड़काव और फॉगिंग की व्यवस्था अधिक से अधिक मात्रा में हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें और अगले 20-25 दिन तक रोज जो है इसकी व्यवस्था बनी रहेगी। लखनऊ में उत्तराखंड महोत्सव के तहत आत्मरक्षा प्रशिक्षण द्वारा महिला सशक्तिकरण की थीम पर विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति का प्रदर्शन किया गया। कराटे एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश महिला शाखा की सचिव कस्तूरी सिंह ने बताया कि संस्थान द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत बालिकाओं को पूरे प्रदेश में आत्मरक्षा का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस अवसर पर 15 विभूतियों का समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान भी किया गया। साथ ही कराटे एसोसिएशन से जुड़े प्रदेश भर में 35 प्रशिक्षकों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे VVAU के प्रोफेसर डॉक्टर राज शरण शाही ने युवाओं, खासकर महिलाओं और बालिकाओं से जीवन कौशल में निपुणता हासिल करने की सलाह दी। कार्यक्रम में युवराज विक्रम सिंह का तबला वादन भी आकर्षण का केंद्र रहा। सूत्र संस्था के डायरेक्टर के तौर पर आज जो है हम लोगों ने एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है, जो महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में है। तमाम प्रस्तुतियाँ उसमें दी गई। कराटे एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के बारे में तो जसपाल सर हमसे बात करेंगे ही। सूत्र संस्था की अगर मैं बात करूँ तो सूत्र जो संस्था है वो महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी वर्षों से काम कर रहा है और अब चूँकि जो काम वो कर रहा है वो अब हमें एक सार्थक रूप में नजर आना शुरू हो गया है। आज के समय में जितना कंपटीशन है, जितना स्ट्रेस है, सबसे पहले तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि कोई भी खेल जरूर खेलें, इसलिए कि आज का लाइफ स्टाइल जो हमारा हो गया है सबका, वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस वाला है। खेलों के माध्यम से बच्चे जब खेल भावना सीखते हैं तो सबके लिए, कभी आप नहीं सुनेंगे कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप में हारा उसने सुसाइड कर लिया। तो सबसे पहले इन चीज़ों को सीखने के लिए खेल में आना चाहिए। खेल में आने के बाद मैं कराटे सीखने के लिए इसलिए बोलता हूँ, बाकी खेलों से हमें खेल भावना मिलती है, फिटनेस मिलती है, लेकिन कराटे एक ऐसा खेल है, इन दोनों चीज़ों के साथ एक अलग से चीज़ मिलती है जो है आत्मरक्षा और साथ में दूसरों की रक्षा।
मथुरा में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवा दिवस पर मेगा कैंप और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजीव भारती ने बताया कि मेगा कैंप और प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों द्वारा अपनी अपनी योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए गए हैं। इस दौरान 62 लाभार्थियों को मेगा कैंप में ही जनपद न्यायाधीश तथा अन्य न्यायिक अधिकारियों द्वारा न्यायिक सहायता प्रदान की गई। मेगा कैंप में वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, गोद भराई, अन्नप्राशन, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और घरौनी योजना सहित कई योजनाओं से लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। ये सीट मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद रिक्त हुई थी। मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। हमेशा से यहां पर समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है। अपनी साख बचाने के लिए समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को मैनपुरी से प्रत्याशी बनाकर अपनी दावेदारी पेश की है। अब देखना होगा कि भाजपा से डिंपल यादव का मुकाबला कौन करेगा। अलीगढ़ के जिला कारागार में 193 महिला बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कराए जा रहे हैं। महिला बंदी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कैंडल बनाने के प्रशिक्षण कराए जा रहे हैं। साथ ही प्रौढ़ शिक्षा से साक्षर बनाया जा रहा है। साथ ही महिला बंदियों के बच्चों को भी पढ़ाई कराई जा रही है। इससे महिला बंदी बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि काम सीखने से आत्मविश्वास बढ़ा है। पढ़ाई सीखने के बाद अब अपना नाम भी लिख लेती हैं। काम सीखने के बाद जेल से निकलने के बाद वे अपना स्वयं का कार्य करेंगे और महिलाओं को रोजगार देंगे। महिलाओं के उत्थान के लिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाए जाने के लिए बहुत सी संस्थाओं के माध्यम से उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान कराए जा रहे हैं। प्रशिक्षण के साथ साथ उन्हें स्यूनाडर फाउंडेशन की तरफ से प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम भी चल रहा है, जो महिलाओं को अक्षर ज्ञान और उसके ऊपर की चीज़ों की प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रशिक्षण भी उनको प्रदान किया जा रहा है। और उनका जो है साक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान कार्यक्रम भी चल रहा है। और साथ ही साथ जो विभिन्न संस्थाएं हैं, NGO हैं, उनके माध्यम से उनको कुछ ना कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रदान की जा रही है। और हमारे रॉ मटेरियल्स जो बेकार हो रहे हैं उसको कैसे यूज में लेते हुए महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उससे सामग्रियों का निर्माण कराया जा रहा है। हम लोग अपनी संस्था के साथ मिलकर बहुत यहाँ करीब 20 वर्ष से कार्य करा रहे हैं और हर समय कुछ ना कुछ नया ही करवाते हैं हर साल। इसलिए हम यहाँ करवाते हैं क्योंकि हम जब यहाँ आए तो हमने देखा कि ये लोग सब खाली रहती थी, जितनी भी यहाँ की महिला कैदी थी। तो हम लोग ने समय समय पे बहुत सारे कैंप्स लगाए अपनी संस्था के द्वारा। अभी भी जो लेटेस्ट मैं बताऊँ 2022 में हमने अभी दिए बनवाए थे इनसे, जबकि मोदी जी का आह्वान था कि मिट्टी के दिए यूज़ करें। मैं यहाँ पे बहुत साल से रह रही हूँ और यहाँ पे आई थी तो मुझे भी बहुत टेंशन होती थी, मैं कैसे निकलूँगी कैसे नहीं निकलूँगी। जब मैं मैडम के पास आई तो मैडम ने मुझे समझाया कि आप स्कूल आएगा। प्रमुख समाचार एक बार फिर। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार थमा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टार प्रचारक के रूप में किया प्रचार। कहा, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंची है सरकारी सुविधाएं। अब हर 10 वर्ष पर आधार को कराना होगा अपडेट। सरकार ने आधार नियमों में संशोधन करते हुए कहा, अपडेट करने के लिए पहचान और निवास प्रमाण पत्र पड़ेगा दिखाना। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने मामलों की सुनवाई के लिए नई व्यवस्था की घोषणा की। कहा, सुप्रीम कोर्ट में स्वतः सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होंगे मामले। और रेल यात्री अब 20 किलोमीटर की दूरी से मोबाइल पर कर सकेंगे अनारक्षित टिकट की बुकिंग। सीजन टिकट और मासिक पास भी कराए जा सकेंगे बुक। टिकट काउंटर पर लंबी लाइनों से मिलेगी राहत। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।